एक खूबसूरत विधवा महिला पति की मौत के बाद बेसहारा हो गई, जिसके घर में खाने के लाले पड़ गए। वो अपनी ज़िंदगी से हार कर अपने 2 बच्चों को छोड़कर यमुना के पुल पर जान देने के लिए चल दी और वो नदी में कूदकर अपनी जान देने ही वाली थी। तभी एक शख्स उसके पास आकर उसकी परेशानी पूछता है और उसे उस वक्त समझा बुझाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे खाना खिलाकर वहाँ से उसके घर छोड़ भी आता है। लेकिन उस मजबूर महिला की खूबसूरती उस शख्स के दिलो दिमाग में छप गई। महिला की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उस शख्स ने उसके साथ संबंध बनाए। वहीं इसके एवज में महिला को भी अपनी सारी परेशानियों का हल उस शख्स में मिल गया था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। लेकिन इस कहानी ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब उस शख्स के दिमाग में अपने चचेरे भाई से बदले की 3 साल पुरानी आग धधकने लगी और फिर इस शख्स ने महिला की खूबसूरती को मोहरा बनाकर रच दी एक ऐसी साजिश जिसको सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। ये सच्ची कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है और साल होता है 2014। पश्चिमी दिल्ली के मादीपुर इलाके में रहने वाला 28 साल का मेहताब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वो रोज़ सुबह घर से निकलता और शाम को काम से घर पर आ जाया करता था। 3 अगस्त 2014 की बात है। रात के लगभग 9-10 बज रहे थे, मगर मेहताब घर नहीं आया था। घर वालों ने फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वो अक्सर रात में इस वक्त तक घर आ जाया करता था, मगर ऐसी क्या बात थी कि वो अभी तक घर नहीं लौटा और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। इस बात से घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। मेहताब के बड़े भाई महराज को भी खबर की जाती है। इसके अलावा उसकी जान पहचान के दोस्तों को भी फ़ोन किया जाता है, लेकिन कहीं से भी मेहताब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था, रात गहराती जा रही थी। इतनी रात में उसे कहाँ ढूंढा जाए, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। सारी रात ऐसे ही चिंता में बीती और सुबह होने पर पुलिस को सूचना देने का फैसला लिया गया और 4 अगस्त को महराज पुलिस चौकी मादीपुर पहुंचकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। मेहताब का हुलिया बताकर गुमशुदगी की सूचना दिल्ली के बाकी थानों में वायरलेस के माध्यम से भेज दी जाती है। इसके अलावा आसपास के अस्पतालों से भी संपर्क किया जाता है कि कहीं 28 साल का कोई युवक अस्पताल में भर्ती तो नहीं हुआ है। मेहताब के घर वालों से दुश्मनी वाले एंगल पर भी पूछताछ की जाती है, मगर किसी से मेहताब की दुश्मनी वाली बात भी सामने नहीं आ रही थी। पुलिस अपने तरीके से मेहताब की तलाश में जुटी रहती है और उसे गायब हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो जाता है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। मामले की खबर पुलिस के आला अफसरों को लगी, जिसके बाद मेहताब के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, जिससे पता चला कि जिस दिन मेहताब गायब हुआ था उसी दिन उसके मोबाइल पर एक नंबर से सुबह 10:30 बजे कॉल आई थी। इसके अलावा इसी नंबर पर मेहताब की 10-15 बार रोज़ाना बातचीत भी होती रहती थी। पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता चला कि ये नंबर बिहार के तोहीर नाम के व्यक्ति की आईडी पर रजिस्टर्ड था और 28 जून को एक्टिवेट हुआ था। पुलिस ने जब जांच की तो बिहार का ये पता फर्जी पाया गया, जिसके बाद IMEI नंबर की मदद से पता चला कि 28 जून 2014 से पहले फ़ोन में जो सिम एक्टिव था वो दिल्ली के वजीराबाद गांव के रहने वाले आसिफ खान पुत्र इनाम खान के नाम से लिया गया था। जिसके बाद मेहताब के भाई महराज से पूछा गया कि क्या वजीराबाद गांव में रहने वाले किसी आसिफ खान के नाम के व्यक्ति को वो जानता है। आसिफ का नाम सुनते ही महराज चौंक गया। उसने आसिफ की पूरी कहानी पुलिस को बताई। उससे पता चला कि मेहताब आसिफ खान का दूर के रिश्ते का चचेरा भाई है। आसिफ पहले मादीपुर में ही रहता था। साल 2011 की बात है। मेहताब के चचेरे भाई शान आलम की बहन मुमताज़ का आसिफ के भतीजे रवीश खान से चक्कर चल रहा था। कुछ दिनों बाद वो मुमताज़ को लेकर भाग गया। ये बात मेहताब और उसके भाइयों को पता चली तो उन्होंने आसिफ के घर जाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। सरेआम मोहल्ले में हुई बेइज्जती से आसिफ मोहल्ला छोड़कर चला गया। उसने अपना मादीपुर का मकान बेच दिया और दिल्ली के
वजीराबाद गांव में एक मकान खरीदकर वहां रहने लगा था। वहीं पर वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा था। तब से वो वजीराबाद में ही रह रहा था। उधर मुमताज और रवीश खान ने भी निकाह कर लिया। मेराज से मिली इस जानकारी के बाद पुलिस को लगा कि कहीं अपमान का बदला लेने के लिए आसिफ ने मेहताब के साथ कोई साजिश तो नहीं रची है। 13 सितंबर को पुलिस की एक टीम आसिफ खान के वजीराबाद गांव स्थित घर रवाना कर दी गई। आसिफ खान घर पर ही मिला और उसे हिरासत में ले लिया गया। थाने ले जाकर उससे पूछताछ की गई तो मेहताब खान की गुमशुदगी के बारे में जब उससे पूछा गया तो आसिफ पहले तो मेहताब के बारे में पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसे सच्चाई बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करके लाश गंग नहर में फेंक दी। उसने अपने चचेरे भाई की हत्या क्यों की, ये सवाल पूछने पर आसिफ ने पुलिस को मेहताब की हत्या करने की जो कहानी बताई वो इस प्रकार निकली कि साल 2011 में आसिफ का भतीजा रवीश खान जब मेहताब की चचेरी बहन मुमताज को भगा कर ले गया तो मेहताब और उसके भाइयों ने आसिफ खान की जमकर पिटाई की थी। उस समय मोहल्ले के ही तमाम तमाशबीन लोग उसके घर के सामने खड़े थे। आसिफ खान भी प्रॉपर्टी डीलर था, उसकी भी क्षेत्र में अच्छी जान पहचान और इज्जत थी। मोहल्ले वालों के सामने पिटाई होने पर वो खुद को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस बेइज्जती ने आसिफ के दिल को इतना जख्मी कर दिया कि उसने उसी समय तय कर लिया कि वो मेहताब से इसका बदला लेगा। इस घटना के 15-20 दिनों बाद आसिफ ने मादीपुर वाला मकान बेचकर दिल्ली के वजीराबाद गांव में एक मकान खरीद लिया और वहीं पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था। वजीराबाद गांव में आसिफ के घर के पास ही जाहिद उर्फ सलमान रहता था। पड़ोस में रहने की वजह से आसिफ की जाहिद से दोस्ती हो गई। बाद में वो आसिफ के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। उसी दौरान जाहिद ने आसिफ की शाहरुख से मुलाकात कराई जो दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का रहने वाला था। शाहरुख जाहिद का दोस्त था। तीनों साथ साथ खाते पीते थे, उठते बैठते थे और आसिफ अपने मन की टीस दोस्तों से जाहिर कर देता था। मादीपुर छोड़ने के बाद भी आसिफ मेहराज से मिले अपमान को भूला नहीं था। एक बार की बात है, आसिफ खजूरी खास से कार से अपने घर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र वजीराबाद पुल के पास यमुना घाट पर एक महिला पर पड़ी। 28-30 साल की वो महिला बहुत खूबसूरत थी और एकदम अकेली थी। उसे देखकर आसिफ उसके पास पहुंच गया और पूछता है कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं, मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ। आसिफ की बात सुनकर महिला कहती है, मैं बहुत दुखी हूँ और परेशान हूँ, इस दुनियादारी से थक चुकी हूँ और इसलिए अपनी जान देने के लिए यहाँ आई हूँ। आसिफ के पूछने पर उस महिला ने अपना नाम परवीन बताया और कहा कि उसके पति की मौत हो चुकी है और वो अपने 2 बच्चों को किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर आई है। पति के मरने के बाद गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। आसिफ परवीन को समझा बुझाकर कार में बिठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है, जिस पर उसकी पत्नी भी चौंकती है तो आसिफ महिला की परेशानी उसे बता देता है और खाना खिलाकर परवीन को कुछ पैसे देकर भजनपुरा छोड़ देता है। अब धीरे धीरे आसिफ परवीन से मुलाकात करने लगा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था, इसलिए वो उससे नज़दीकी बढ़ाना चाहता था। उधर परवीन भी बेसहारा थी तो उसका झुकाव भी आसिफ की तरफ बढ़ता गया और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं और आसिफ परवीन को शास्त्री पार्क की गली नंबर 2 में एक कमरा किराए पर दिलवा देता है ताकि वो उससे आसानी से मिल सके और परवीन की सारी ज़रूरतों को आसिफ पूरी करता। घर के किराए से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक का सारा खर्च आसिफ ही देता था। आसिफ को मादीपुर से वजीराबाद आए हुए 3 साल बीत चुके थे, लेकिन मेहताब और उसके भाइयों द्वारा की गई पिटाई को वो अभी भूला नहीं था। जब भी वो उस घटना को याद करता उसके दिमाग में मेहताब से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की बात घूमती रहती। इस काम के लिए उसने परवीन को चुना। उसे विश्वास था कि परवीन की खूबसूरती पर कोई भी फिदा हो सकता है, इसलिए उसने सोचा कि मेहताब भी उसकी खूबसूरती देखकर आसानी से फिसल जाएगा। जुलाई 2014 में उसने मेहताब से बदला लेने की बात परवीन को बताई तो परवीन भी इसमें शामिल हो गई और फिर आसिफ ने मेहताब से बदला लेने के लिए एक साजिश रची। उसने बिहार के फर्जी वोटर आईडी कार्ड से एक सिम खरीदा और एक फ़ोन भी खरीदकर परवीन को दे दिया।
और मेहताब का फ़ोन नंबर भी उसे देकर खूबसूरती के जाल में फंसा लेने को कहा और इसके लिए परवीन को 5,000 रुपये भी दे दिए। परवीन के लिए ये काम बहुत आसान था। उसने अगले दिन दोपहर के समय मेहताब को मिस कॉल की। मेहताब उस समय खाली था। बात शुरू हुई तो मेहताब को भी परवीन की बातों में दिलचस्पी आने लगी। उसे उसकी बातें अच्छी लगने लगी और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से इधर उधर की बातें करते। मेहताब की शादी नहीं हुई थी। वो परवीन के अपनी ज़िंदगी में आने से बेहद खुश था और धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ जाता है और दोनों मिलने जुलने लगते हैं। इन दोनों की पहली मुलाकात पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर होती है। परवीन को देखते ही मेहताब उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। मेहताब से मिलने के बाद परवीन को विश्वास हो गया कि वो अपने मकसद में सफल हो जाएगी। घर लौटने के बाद उसने आसिफ को सारी बातें बता दी। उधर परवीन से मिलने के बाद मेहताब उसके और करीब आ गया था और फ़ोन पर दोनों लंबी बातें करते। उनके बीच बातों का दायरा बढ़ता ही जा रहा था और वो अकेले में भी मिलने लगे, जिससे उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं और इसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। परवीन ने अपने हुस्न के जाल में मेहताब को पूरी तरह फंसा लिया था और इस बात से आसिफ खुश था और जुलाई 2014 में आसिफ खान ने मेहताब से बदला लेने की पूरी योजना बना ली। इसमें उसने अपने दोस्त जाहिद उर्फ सलमान और शाहरुख को भी शामिल कर लिया। 3 अगस्त 2014 को परवीन ने मेहताब को शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया। वहीं आसिफ ने अपनी कार में एक रस्सी का टुकड़ा और जूट की बोरी रख ली। इसके बाद उसने शाहरुख को अपने घर बुलाया और रास्ते में जाहिद को भी कार में बिठा लिया। दोनों दोस्तों को लेकर वो दोपहर 12:30 बजे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। करीब 1:30 बजे मेहताब शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंचा। परवीन भी मेट्रो स्टेशन पर ही थी। वो मेहताब से बातें करते हुए उसे स्टेशन से नीचे उतारकर आसिफ की कार के पास ले आई। जैसे ही मेहताब कार के नज़दीक पहुंचा, जाहिद और शाहरुख ने उसे कार में खींचकर उसका मुंह दबोच लिया और फिर तमंचा दिखाकर उसे चुप रहने के लिए कहा और कार स्टार्ट कर मेरठ की तरफ निकल गए लोग। रास्ते में शाहरुख और जाहिद ने मेहताब की बहुत पिटाई की। मेरठ से निकलते ही आसिफ पिछली सीट पर आ गया और जाहिद कार चलाने लगा। आसिफ के दिल में बदले की चिंगारी सुलग रही थी। उसने अपने हाथों से मेहताब की पिटाई करना शुरू कर दिया। मेहताब के शरीर पर तमाम गंभीर चोटें आई थी, जिससे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी दौरान आसिफ ने कार में रखे रस्सी के टुकड़े से उसका गला घोंट दिया। मेहताब की हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी लाश कार में पहले से रखी जूट की बोरी में डाल दी और जिस रस्सी से गला घोंटा था उससे बोरी का मुंह अच्छी तरह बांध दिया। उन्होंने खतौली के पास गुजर रही गंग नहर में ये बोरी डाल दी। वहीं पर उन्होंने मेहताब और परवीन के मोबाइल फ़ोन भी फेंक दिए और लाश को ठिकाने लगाकर वापस ये लोग दिल्ली आ गए। मेहताब से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 13 सितंबर को ही उसके साथियों जाहिद उर्फ सलमान, शाहरुख और परवीन जहां को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आसिफ की निशानदेही पर उसकी कार भी बरामद कर ली। आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।